आरंभ कर रही हूं। मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु, युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य निष्पादन में परिवर्तित करें। विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए, जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे एक युवा शक्ति संचालित बजट बन गया है। हमारी सरकार का संकल्प हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह बजट पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है, ताकि वे भारत की समृद्धि के विकास में मजबूत सहयोगी बन सकें। हमारा तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। इस त्रिआयामी दृष्टिकोण के लिए एक सहायक परिवेश की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता ढांचागत सुधारों की गति को निरंतर, अनुकूलन और प्रगतिशील बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र, बजट जुटाने, दक्षतापूर्ण पूंजी आवंटन तथा जोखिमों के प्रबंधन का आधार है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सहित अति उन्नत प्रौद्योगिकियां सुशासन में सहायक बन सकती हैं। सुधार एक्सप्रेस, हमारी सरकार ने रोजगार के सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने तथा विकास में तेजी लाने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के पश्चात 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया है। इसमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं का अनुसूचित करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्ति संगत बनाना शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं तथा इसके साथ साथ केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियमन हटाने तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है। सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पड़ा है और यह हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी गति बनाए रखेगा। अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ। पहले कर्तव्य के तहत आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के लिए हमारे पहले कर्तव्य के अंतर्गत मैं 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव करती हूँ। पहला, 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। 2, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। 3, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना। 4, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। 5, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना। 6, शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में निर्माण को तेज करना। बायोफार्मा शक्ति मतलब ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति। भारत का रोग बोझ गैर संक्रामक बीमारियों जैसे कि मधुमेह, कैंसर
ऑटोम्यून डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक और जैव समृद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय बायो फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों जिसे NIPER और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल किया जाएगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। इससे आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय IP डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम उद्योग को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारितीकरण का भी करेंगे। अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य में दोगुनी निवेश हुआ है। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हम परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं। नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं। घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात निर्भरता कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक चुनौती मार्ग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे। मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य सभी देश क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। इस क्षमता के निर्माण हेतु मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करती हूँ। CPSE द्वारा डिजिटल रूप में समर्पित ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर हाईटेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे जो स्थानीय रूप से बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। 2 उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण CIEE के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने हेतु निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण समृद्धि के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी। ये बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग निर्माण संबंधी उपकरण हो सकते हैं। मैं 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु एक कंटेनर निर्माण योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ। श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए मैं 5 उपभागों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूँ। 1 रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना।
मशीनरी प्रौद्योगिकी यूनियन और सामान्य प्रशिक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। 3, मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल। उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0। इसके अलावा मैं प्रस्ताव करती हूं कि चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वे तकनीकी टेक्सटाइल के मूल्यवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे वैश्विक बाजार समृद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना मौजूद है। मैं उपकरण डिजाइन एवं सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूं। विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प। मैं अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने के लिए 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। चैंपियंस एसएमई का सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता। एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए मैं चैंपियंस के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रिआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हूं। इक्विटी सहायता। मैं भविष्य के चैंपियंस तैयार करने के लिए चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित 10,000 करोड़ की एमएसएमई विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं सूक्ष्म उद्योगों की सहायता को जारी रखने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच बनाने के लिए 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ के टॉप अप का भी प्रस्ताव करती हूं। इससे छोटे उद्योगों को सहायता मिलेगी। नकदी सहायता। ट्रेड्स के साथ एमएसएमई को 7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ देने के लिए मैं 4 उपायों का प्रस्ताव करती हूं। 1, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए ट्रेडर्स को लेन देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का निर्देश करना, जिससे यह अन्य कॉरपोरेट के लिए एक मानक बन सके। 2, ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर बीजक छूट हेतु सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता तंत्र शुरू करना। 3, सस्ते और त्वरित वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई में सरकारी खरीद के बारे में वित्त प्रदाताओं के साथ सूचना साझा करने हेतु जेम को ट्रेडर्स को जोड़ना। 4, ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ती समर्पित प्रतिभूतियों के रूप में शुरू करना, जो एक द्वितीयक बाजार के रूप में सहायता करेगा और नकदी एवं लेन देन के निपटान को बढ़ाएगा। पेशेवर सहायता। सरकार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्रों का एक संवर्ग तैयार करने के लिए अल्पावधि मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक टूल्स की डिजाइन करने हेतु ICAI, ICSSI
ICMAI जैसे पेशेवर संस्थानों को सुविधा प्रदान करेगा। यह प्रमाणित अर्ध पेशेवर MSME को किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे। पिछले दशक में हमारे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं जन अवसंरचना के लिए, नए वित्तीय जिसमें बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम NIIF हम सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के विकास पर जोर देना जारी रखेंगे, जिन्हें विकास केंद्र बनाने के लिए विस्तारित किया गया है। सरकारी कैपेक्स वर्ष 2014-15 में 2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। और संरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। पिछले वर्षों के दौरान REITs परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बनकर उभरे हैं। मैं समर्पित REITs की स्थापना के माध्यम से CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइकलिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाना, तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए उड़ीसा में NW5 से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग NWU शुरू करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त करने के लिए जल मार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना। अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू की जाएगी। कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण CCUS दिसंबर 2025 में शुरू किए गए रोड मैप के अनुसार बड़े पैमाने पर CCUS प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में अधिक तैयारी का स्तर प्राप्त करेगा। अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। शहरी आर्थिक शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। अब हम शहरी आर्थिक क्षेत्र शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। अब हम टियर 2 और 3 शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।
इस बजट का लक्ष्य उनके विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरी आर्थिक क्षेत्रों का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। सुधार सह परिणाम आधारित वित्त पोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। पर्यावरण से सतत यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर अर्थात पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी विकसित करेंगे। वित्तीय क्षेत्र मजबूत तुलन पत्र लाभप्रदता में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गांवों में कवरेज आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय हम इस क्षेत्र के सुधार प्रेरित विकास पथ को जारी रखने के लिए जरूरी उपायों के भविष्यवादी रूप से मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। मैं वित्तीय स्थायित्व समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित करते हुए भारत के अगले चरण की विकास जरूरतों के अनुरूप इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए मैं विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऋण संवितरण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के लिए NBFC हेतु विजन तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के NBFC में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जाता है। मैं भारत की विकासोन्मुखी आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन गृह ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार मैं एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना पेश करने का प्रस्ताव करती हूं जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए पर्याप्त अवसर हों। मैं कॉर्पोरेट बॉन्डों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव करती हूं। म्युनिसिपल बॉन्ड बड़े शहरों द्वारा आर्थिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए मैं 1,000 करोड़ से अधिक का एकल बॉन्ड जारी करने के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती हूं। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना जो 200 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लिए जारी रहेगी। व्यापार करने की सुगमता भारत के बाहर निवासी व्यक्तिगत व्यक्ति PROI को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लिखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत PROI के लिए समग्र निवेश को वर्तमान के 10% से 24% करने के साथ किसी व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है। AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियां 21वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सभी लोगों के हित के लिए है।
किसानों, स्टेम में महिलाओं, कौशल वृद्धि के लिए इच्छुक युवाओं और दिव्यांग जनों के लाभ हेतु नए अवसर। सरकार ने एआई मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अनुसंधान विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण है। हमारी सरकार के एक दशक से सतत और सुधार उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों से युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय लिया है। मैं विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। यह हमें वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाएगा। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यातों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरी और कौशल आवश्यकताओं पर एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके लिए उपायों का प्रस्ताव करेंगे। विकसित भारत के लिए पेशेवरों को तैयार करना। हमारे युवाओं के लिए कुशल कैरियर मार्ग की एक नई श्रृंखला तैयार करने के लिए मैं निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल करने का प्रस्ताव करती हैं। संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए एचएमसी संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑटो अप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 1 लाख एएचपी जोड़े जाएंगे। वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। देखभाल सेवा और स्वास्थ्य, योग, मेडिकल और सहायता उपकरणों का प्रचालन जैसे संबद्ध कौशलों का संयोजन करते हुए करके बहुकौशल देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक एनएसयू कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। आने वाले वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। चिकित्सा मूल्यवर्धन केंद्र। भारत को चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र सेवा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इसमें नैदानिक बाद के देखभाल और पुनर्वास के लिए आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र होंगे। ये केंद्र डॉक्टरों और एएचपी सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विविध कार्य अवसर प्रदान करेंगे। प्राचीन चिकित्सा पद्धति। विश्व के विभिन्न भागों में पहले से सम्मान प्राप्त प्राचीन भारतीय योग को व्यापक वैश्विक पहचान तब मिली जब माननीय प्रधानमंत्री इसे यूएन में लेकर गए। कोविड के पश्चात आयुर्वेद को भी सम्मान, वैश्विक स्वीकार्यता और पहचान मिली है। गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पादों के निर्माण से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और इनके उत्पादों का प्रशंसन करने वाले युवाओं को मदद मिलती है। बढ़ रही वैश्विक मांगों को कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। मैं 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, 2
प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने और अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने। तीसरा, पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव करती हूँ। पशुपालन। पशुधन कृषि आय के लगभग 16% का योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल है। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या को 20,000 से अधिक करके उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मैं निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना के लिए एक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय और विदेशी संस्थाओं के बीच सहयोग को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा। ऑरेंज अर्थव्यवस्था। भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ABGC क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें वर्ष 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता होगी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय डिजाइन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है, फिर भी भारतीय डिजाइनरों की कमी है। मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए चुनौती मार्ग के माध्यम से एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। शिक्षा। हमारी सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। इन योजनाबद्ध शैक्षणिक जोन में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे। उच्चतर शिक्षा स्टेम संस्थानों में अध्ययन तथा प्रयोगशाला कार्य हेतु लगने वाला अधिक समय छात्राओं के लिए कुछ चुनौतियां पेश करती हैं। VGF पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी।